नमस्कार प्यारे दोस्तों, एडी शर्मा एनएलएम एजुकेशन में सभी का अभिनंदन, स्वागत मेरे साथियों। आज एक टॉपिक है, वैसे आईआर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी जिसे अंग्रेजी में कह देते हैं। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में किताबों में थोड़ा कम मिलता है। वो आदमी क्या है, डरा डरा रहता है, पता नहीं क्या होगा। डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में डायरेक्ट दिया हुआ है, और चूंकि कहा गया कि नेट का सिलेबस चेंज होने पर है, उसमें आ चुका है, वो भी अपना सभी सब्जेक्टों के सिलेबस बदलेंगे, और स्कूल लेक्चर का तो बदलना ही है। तो भविष्य का एक टॉपिक बाकी एग्जामों के लिए हो सकता है। और वैसे भी सिलेबस में है आलोचनात्मक सिद्धांत, ये जुड़ा हुआ है मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देखें। तो शांतिपूर्वक समझने की कोशिश करना तो समझ आएगा। मैं रटने की बात वैसे भी बहुत कम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस रटने का है ही नहीं, समझने का है। तो आप समझ कर ही अपना काम चलाना, और परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात ध्यान रखना कि आलोचनात्मक सिद्धांत जो है नव मार्क्सवाद से संबंधित। और ये नव मार्क्सवाद जो आया था वो बेसिकली किससे प्रभावित था? युवा मार्क्स से प्रभावित था। युवा मार्क्स क्या है? कहते हैं मार्क्स के विचार ही दो प्रकार के हैं, युवा मार्क्स के, एक प्रौढ़ मार्क्स के। युवा मार्क्स के विचार उसने आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में दिए थे, जबकि प्रौढ़ मार्क्स के विचार उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दिए थे। तो 4 साल का अंतर था, वो युवा से प्रौढ़ बन गया। ये बात ध्यान में रखना है थोड़ा सा। जहां युवा मार्क्स में वो क्या कहता है कि बेसिकली सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। कहता है अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, सभी प्रकार का शोषण महत्वपूर्ण होता है, और समाज के सभी भाग महत्वपूर्ण रहते हैं, ऐसा बेसिकली कहता है। और उसमें चेतना की बात ज्यादा करता है, हीगल का प्रभाव भी दिखाई देता है। और साथ में साम्यवाद की बात को नहीं मानता, यानी कि ऐतिहासिक भौतिकवाद को, उत्पादन को सभी शक्तियों का स्रोत नहीं मानता। और वो जो वर्तमान समाज है उसके स्थान पर प्रति संस्कृति की बात करता है, कि वास्तव में एक प्रकृति पर आधारित संस्कृति की बात करता है। इसलिए इसको आलोचनात्मक सिद्धांत भी कह देते हैं। और इसको आज आधुनिक युग में विकसित करने वाले विद्वान थे फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान वास्तव में कहते हैं कि एक स्कूल था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में, उसमें बेसिकली बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि मार्क्सवाद में परिवर्तन की जरूरत है, और मार्क्सवाद में उन्होंने परिवर्तन किया और बना दिया नव मार्क्सवाद। तो चलते हैं, मैं धीरे धीरे बोर्ड के माध्यम से समझाता हूं। पहले आप ध्यान रखना इतना कि आलोचनात्मक सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? नव मार्क्सवाद से। या युवा मार्क्सवाद से। क्या ये तो आपको ध्यान रखना है, इतना ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका काम नहीं चल। इतना तो क्लियर है सबको? चलो देखते हैं, आराम से तनाव मुक्त होकर आप आसानी से कर जाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आपको सब चीजें याद हैं। अब देखते हैं साथियों, मार्क्स पर चलते हैं। ये मार्क्स से जुड़ा हुआ है, मार्क्सवाद में चलते हैं। तो वास्तव में मार्क्सवाद के विचारों को हम दो भागों में बांटते हैं, युवा मार्क्स के विचार और प्रौढ़ मार्क्स के विचार। प्रौढ़ मार्क्स के विचार में तो वो कहता है, मार्क्स ये किसमें दिए थे? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। इसमें मार्क्स कहता है समाज दो भागों में बटा रहता है, आधार और अधिरचना। और आधार में मार्क्स शामिल करता है अर्थव्यवस्था को, उत्पादन प्रणाली को। और मार्क्स कहता है कि उत्पादन प्रणाली ही मेन है, इसमें जब परिवर्तन होगा तभी अधिरचना में परिवर्तन होगा। इसमें सभी परिवर्तनों का स्रोत आर्थिक मान लेता है, परिवर्तनों का आधार आर्थिक मान लेता है प्रौढ़ मार्क्स में। जबकि जो युवा मार्क्स है, से आगे चलकर नव मार्क्सवाद का विकास हुआ। ये कहते हैं कि नहीं भाई, कि खाली हमें
आधार पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अधिरचना पर भी ध्यान देना चाहिए, है ना। ये क्या है, अधिरचना को भी वह महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें बेसिकली जो मार्क्स है वो सभी प्रकार के शोषण कहता है, आर्थिक शोषण के साथ साथ हमें सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी सभी प्रकार के शोषण, और ये जो विचार देता है वो आर्थिक व दार्शनिक पांडुलिपियां 1844 में दे। इसमें ही वो प्रति संस्कृति की बात करता है, काउंटर कल्चर की, भौतिकवादी संस्कृति के आधार पर जो है सामाजिक सांस्कृतिक जो पक्ष है मानव का उसकी बात करता है। तकनीकी पक्ष भौतिक पक्ष को महत्वपूर्ण नहीं मानता, भावनात्मक पक्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है, तो प्रति संस्कृति की बात करता है और कहीं ना कहीं नेचुरलिटी की बात इसमें करता है, और एकाकीपन का सिद्धांत भी देता है, कहता है बेसिकली जो ये जो समस्या आई है ना भौतिकवाद के कारण ज्यादा आई है, तो कहता है भौतिकवाद के कारण आज मनुष्य एकाकीपन का शिकार हो गया है। जैसे उद्योग आए तो व्यक्ति का उत्पादन प्रणाली से नाम कट गया, पर्यावरण से भी मानव अलग हो गया, साथियों से भी अलग हो गया, और आज स्वयं भी अलगाव का शिकार हो रहा है। तो इसी में वो एकाकीपन या अलगाव का सिद्धांत भी देते। इसी से जुड़ा हुआ है नव मार्क्सवाद, इससे युवा मार्क्स। अब चलते हैं हम नव मार्क्सवाद पर कि जो युवा मार्क्स से प्रभावित है। अब चलते हैं नव मार्क्सवाद या आलोचनात्मक सिद्धांत। वास्तव में नव मार्क्सवादियों ने ही अपने सिद्धांत को क्या कहा था, आलोचनात्मक सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी। अब मैं धीरे धीरे पहले नव मार्क्सवाद को समझाता हूं, आप धीरे धीरे लिखते हुए समझना तो आपको समझ भी आएगा। सोनिया पुरोहित जी, AK जी, कविता जी, सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अब ध्यान से चलना है, अब इसको आप नोट करके रखना है नव मार्क्सवाद को, है ना, पहला यही लिखना है। अब नव मार्क्सवाद युवा मार्क्स तरुण मार्क्स से प्रभावित है। से जुड़े विद्वानों ने 1923 में जर्मनी में फ्रैंकफर्ट स्कूल की स्थापना की थी, यानी कि एक ये फ्रैंकफर्ट स्कूल की देन माना जाता है। स्कूल क्या है, विद्वानों का समूह है जो वास्तव में जर्मनी में उन्होंने बनाया था, फ्रैंकफर्ट स्कूल स्थापना की थी। यह स्कूल 1933 में हिटलर के समय अमेरिका चला गया था, और 1953 में वापस जर्मनी लौट कर आया। यानी कि नव मार्क्सवाद से जो जुड़े विद्वान थे, इन्होंने 1923 में फ्रैंकफर्ट स्कूल स्थापित किया, 33 में ये हिटलर के डर से अमेरिका चले गए, और 53 में जैसे ही वहां पर कि वास्तव में पश्चिमी जर्मनी की स्थापना तो 46 में होगी थी, तो वापस लौट कर आ गए, जर्मनी लौट कर आए। नव मार्क्सवाद से बेसिकली एक स्कूल और जुड़ा हुआ है जिसको कहते हैं ऑस्ट्रिया का जो स्कूल है वो भी जुड़ा हुआ है। तो जो कहते हैं कि बेसिकली जिससे जुड़े विद्वान नव मार्क्सवाद से
बुडापेस्ट स्कूल। भी संबंधित है इससे जुड़े विद्वान जार ल्यूकाच। ये जार ल्यूकाच वही हैं जिन्होंने हिस्ट्री एंड क्लास कॉन्शियसनेस किताब लिखी थी। मैं बुक का नाम ब्रैकेट में ही लिख देता हूं। यानी कि इसमें दो स्कूल हैं, दो स्कूल के लोग जुड़े हुए हैं नव मार्क्सवाद से। एक तो फ्रैंकफर्ट स्कूल से और दूसरा ये बुडापेस्ट स्कूल से, जिसके जो प्रमुख विद्वान जार ल्यूकाच का नाम भी मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब फ्रैंकफर्ट स्कूल में तो बहुत सारे विद्वान हैं, ग्राम्सकी भी है, हरखाइमर भी है, एरिक फ्रोम भी है, टुई अल्थुजर भी है, हेबरमास भी है। अब वो आप जितना भी नाम लें, हर्बर्ट मार्क्यूजे भी है, आपके सामने मैं सारे लिख दूंगा। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझना। अब ये तो आपको समझ आ गया कि नव मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है क्या, आलोचनात्मक सिद्धांत। ये आलोचनात्मक सिद्धांत क्यों रखा, क्योंकि ये भौतिकवाद की आलोचना करता है ना, इसलिए नाम क्या हो गया, आलोचनात्मक। यानी कि जो ये संरचना की बात करते हैं, आधार की बात करते हैं, मूल रूप से मार्क्सवादी, उसकी बात ये नहीं करता। ये तो क्या करता है कि वास्तव में भावनात्मक पक्ष का ज्यादा रोल रहता है, मानव के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर ज्यादा ध्यान देता है, तो इसलिए इसको कहते हैं आलोचनात्मक सिद्धांत। तो ये भौतिकता के स्थान पर नेचुरलिटी की बात भी करता है, प्रकृति की बात भी करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, क्रिटिकल थ्योरी। अब इतना तो कॉन्सेप्ट सबको क्लियर आ गया। अब आगे देखते हैं। नव मार्क्सवाद प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला, यह सभी प्रकार के, यह आर्थिक शोषण के साथ साथ मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी सभी प्रकार के शोषण का विरोध करता है। और मानव मुक्ति या स्वतंत्रता की बात। ध्यान में रखना है, यह समाज के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष को यानी कि अधिरचना को भी महत्वपूर्ण मानता है। यह भौतिकवादी संस्कृति की आलोचना करते हुए प्रति संस्कृति का, काउंटर कल्चर का समर्थन करता है।
इसको समझने की कोशिश करना है कि नव मार्क्सवाद है क्या। फिर खाली बस पढ़ने से काम नहीं चलेगा इसमें। अभी जब आईआर का आएगा ना, फिर रोना नहीं शुरू करना, बहुत इजी है। बस इस भाव को समझ लें जो भाव है। अब आपके अंदर ऐसा भाव नहीं है तो क्या कर सकते हैं। वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझ नहीं आता। जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना, पद प्राप्त करना नहीं है साथियों। जीवन का उद्देश्य सामंजस्य बरतना है। जब हम प्रकृति के निकट रहेंगे, शांति के साथ रहेंगे, तभी जीवन है। अगर अशांत दिमाग है, बार बार सुसाइड करने का मन करता है, तो ऐसा जीवन तो क्या मानव जीवन है। ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। यह मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद, साम्यवाद, क्रांति से सहमत नहीं है। मैं थोड़ा नहीं शब्द को ढंग से लिख रहा हूं। सहमत नहीं है। पांचवा ध्यान रखना है। यह मार्क्स के वर्ग संघर्ष को मानता है, मान्यता देता है। कहता है संघर्ष तो होता है, वर्ग संघर्ष, ऊंच नीच की भावना तो पैदा हो जाती है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। यह हीगल के चेतना से प्रभावित है। कहता है सबके अंदर मानवीय चेतना आनी चाहिए। कौन सी चेतना। मानवीय चेतना। उसने ईश्वरीय चेतना की बात की थी। हीगल के चेतना से प्रभावित है। ये भी है। ये बेसिक पॉइंट तो ध्यान रखना है। फिर यह अलगाव के सिद्धांत या एकाकीपन सिद्धांत प्रस्तुत करता है के अनुसार पूंजीवाद में मनुष्य में 4 प्रकार का लगाव आ रहा है। कितने प्रकार का लगाव आ रहा है। 4 प्रकार। अब 4 प्रकार का अलगाव आ रहा है ऐसा बेसिक कहते हैं। तो अलगाव 4 वाला कौन सा है। पहला उत्पादन प्रणाली से लगाव। कि देखा जाए आज पूंजीवाद में हो क्या रहा है। उत्पादन प्रणाली से व्यक्ति का नाम कट गया। आप बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ते हैं। ये संस्था बाइजू, पता नहीं अन अकेडमी, उनमें वहाँ मास्टर का नाम पता होता है कौन सा है। कोई भी पढ़ा जाता है। हिस्ट्री वाला ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, ज्योग्राफी वाला पॉलिटी पढ़ा जाता है, आपको पता ही नहीं होता। और वहाँ फीस भी ज्यादा रहती है। आप वहाँ पर देखा जाए तो व्यक्ति का तो नाम नहीं रहता। बस अन अकेडमी किसकी है मालूम ही नहीं। इससे क्या लगाव है आपका। कोई लगाव नहीं। आप उसको इनवाइट नहीं कर सकते कि आप अपनी शादी का कार्ड नहीं भेज अन अकेडमी को। क्या लेना देना है। तो आज उत्पादन प्रणाली से लगाव हो गया। व्यक्ति का नाम ना होकर संस्था का नाम है। टीचरों का नाम देना बंद कर दिया। कोई भी संस्था उसमें बस पहले क्या था। खाती बनाता था लकड़ी के सारे आइटम, तो खाती अपना नाम लिखता। जूते पे मोची बनाता था तो मोची अपना नाम लिखता था। टेलर कपड़े सिलता था तो अपना नाम लिखता था। लेकिन आज तो भाई पीटर इंग्लैंड जाओ, बुला लाओ पीटर इंग्लैंड को। टेलर को तो काट देते थे ना, लगाव रखता था। अब नहीं है। बी, पर्यावरण से लगाओ। पहले आदमी खुले खेतों में काम करता था। अब तो 8x8 के कमरे में काम करता है। वो कहते हैं अटैच लाइट बात, वहीं CO2 निकलती है। फिर साथियों से लगाओ। पहले दोस्त के दोस्त काम आता था। हाथियों से मत लिख देना। साथियों से लगाव है, दोस्तों से लगाओ।
तो पहले धर्मवीर की जोड़ी मिलती थी, आज तो हर दूसरा व्यक्ति दूसरे चिढ़ता है। आप में से भी कई लोग ये नहीं बताते, मुझे बच्चे सुनते हैं कि उनका दोस्त ने ले रखा है कोर्स। मैंने कहा भाई तुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं सर क्यों। मैंने उससे पूछा तेने क्यों नहीं बताया उसको कि मैं भाई क्या पढ़ाता हूँ? कहते हैं सर अगर उसने भी आपका कोर्स ले लिया मेरा तो कंप्यूटर बढ़ जाएगा ना। ये हालत, सही भी नहीं बताते, उनको डूब जाए कहीं गलत चला जाए तो बेटर है। ये है साथियों से लगाओ। चौथा क्या है? स्वयं से लगाओ। जैसे अब आपका हो रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं है तो नौकरी के चक्कर में जबरदस्ती सिगरेट पी के पढ़ना, चाय पी के पढ़ना, ये क्या है? अरे नहीं कर रहा तो सो जाओ। बिना मतलब की फ्रस्ट्रेशन ले घूमते हैं घर में, लड़ते कहीं है काम कहीं करते हैं, फिर कहते हैं सर ऐसा बोल देते हैं। तो वास्तव में आप जो है ना, आज देखा जाए स्वयं से लगाओ किस। जैसे मैंने कहा ना, होली वाले दिन मुझे कई बच्चों ने मैसेज किया सर आज क्लास नहीं हो रही है क्या, धुलंडी वाले दिन। अरे भाइयों मैं क्या अकेले क्लास लूंगा? धुलंडी में तो मेरी भी धुलंडी है, कहाँ से लूंगा भाई? अब कल ईद था तो ईद में अब स्टाफ नहीं आया तो मैंने यूट्यूब पे ले लिया। अब क्या करता, मुझे यूट्यूब पे तो ले सकता हूँ, ऐप पे चलाने के लिए स्पेशल फंक्शन चाहिए, मुझे तो आता भी नहीं है पूरा। इसमें वास्तव में पूरा तामझाम भी करना पड़ता है, बहुत मुसीबत रहती है। मैंने 15 मिनट की वीडियो ली, 16 मिनट की बस, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा देर संभालना बड़ा भारी हो जाता है। तो वो बेसिकली स्वयं से लगाओ। तो आज स्वयं से अलग हो रहे हैं, बस टेंशन ले रहे हैं। क्यों टेंशन ले रहे हो? सर नौकरी नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। नौकरी के लिए तुम बने हो, तुम्हारे लिए नौकरी बनी। भाई तुम्हारे लिए नौकरी है, क्यों टेंशन लेते हो? तो स्वयं से लगाओ। तो कहते हैं इस तरीके से नव मार्क्सवादी कहते हैं पूंजीवाद का विरोध करते हैं। इसका विरोध करते हैं पूंजीवाद का। और ये मार्क्स से भी सहमत नहीं है, क्योंकि मार्क्स कहता क्या है कि मेन चीज पैसा है। पैसा है, क्या होता है पैसे से? समानता। अगर वास्तव में जिंदा दिल आदमी है तो कैसे भी जी ले। सब संतों के पास पैसा रहता है क्या? पहले था क्या पैसे का महत्व? ये 91 के बाद ही भारत में दिखाई दे रहा है। सोच ही वास्तव में दूसरी हो गई है। तो ये बेसिकली नव मार्क्सवादी कहते हैं कि हमें प्रकृति के निकट रहना चाहिए, मानवीय भावनाओं को आधार पर जीवन जीना चाहिए। मानव एक भावुक प्राणी है, अपनी भावनाओं के अनुसार संचालित करे। लेकिन आज वो सोने के पिंजरे में कैद होता जा रहा है, भौतिकतावाद के चक्कर में। उससे निकले और अपनी जो मल्टी पर्सनैलिटी है उसके अनुसार आप आचरण करे और व्यवहार करे। ये बेसिकली इनका कहना है। अब कौन कौन से नव मार्क्सवादी हैं वो आपको सुनते हैं। प्रमुख नव मार्क्सवादी कौन कौन से हैं? अब ये सारे नव मार्क्सवादी कहीं ना कहीं सिंपल राजनीति सिद्धांत में आते हैं और जनरली राज्य के संदर्भ में चर्चा कर देते हैं। मैं नाम लिख देता हूं। एंटोनियो ग्राम्स्की, इन्होंने अवधारणा दी थी प्राधान्य की, हेजेमनी की। हार्खाइमर, एरिक फ्रोम, जुर्जेन हेबरमास, नाम तो सुना है ना, हर्बर्ट मार्क्यूचे, नाम तो आपने सारे सुन रखे हैं। लेकिन क्या है ना, बस टेंशन लेते हैं कि भाई क्या पता क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर्बर्ट मार्क्यूसे भी इधर ही आएंगे। और देखा जाए तो फ्रांज फेनन, हमजा अलवी, लुई अल्थुजर, ये सिंपल नव मार्क्सवादी हैं जो राज्य की संरचना के भीतर जो अपने समाज की व्याख्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर नहीं करते हैं। ये सिंपल मार्क्स के संदर्भ में ही व्याख्या करते हैं, समाज के संदर्भ में ही व्याख्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में ज्यादा पहली राज्य के संदर्भ में बोल के चुप हो जाते हैं ये सारे के सारे। तो ये वास्तव में नव मार्क्सवादी सिद्धांत जो है राजनीति सिद्धांत में आया। अब इसी का एक नवीन रूप कहाँ आया? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। अब हमें वहां ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी सिद्धांत आया तो वो क्या कहता है।
हमें तो मेनली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़नी है ना दोस्तों। अब मैंने 9 मार्क्स तो बता दिया, इन्होंने किसके बारे में बताया कि राज्य के बारे में बताया। राज्य के बारे में कैसे कैसे करते हैं, समाज का पूरा कैसे गठन करते हैं, ये बताते हैं। अब हमें आईआर के बारे में पढ़ना है। तो आईआर के बारे में देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में संदर्भ में आलोचनात्मक सिद्धांत। पहला ये क्या कहते हैं, देखा जाए कि मूल मान्यता क्या है, कि मूल मान्यताएं पहली मान्यता है कि मानव प्रकृति परिस्थितियों पर निर्भर कर, मानव अपने आप में सद्गुणी दुर्गुणी प्राणी नहीं है, मानव प्रकृति परिस्थितियों पर निर्भर करती। पहला इनका ये कहना है। दूसरा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संरचनात्मक बदलाव चाहते हैं। अर्थात राज्य पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिवर्तित कर मानव केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बनाना चाहते हैं। तो उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राज्य पर केंद्रित है, सब कुछ राज्य की सीमा में दायरे में सिमटा हुआ है। तो हमें मानव केंद्रित काम करना चाहिए। कैसे काम करना चाहिए? मानव केंद्रित। फिर ये सब चीज कहते हैं कि शक्ति और भौतिकता पर ही सब कुछ है। ये क्या कहते हैं? भौतिकता, अर्थव्यवस्था, तुलना में समाज का सांस्कृतिक भावनात्मक नैतिक पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है। ये भौतिकता और अर्थव्यवस्था की बात नहीं करते। मार्क्सवादी हो चाहे वास्तव में, चाहे आप यथार्थवादी मानो, उदारवादी मानो, वो पूरा शक्ति, पैसा, यही बात करते हैं। हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, राज्य, कहते ये नहीं होना। कुछ मनुष्य का भावनात्मक पक्ष है, सहयोग, नैतिकता, आपसी भागीदारी, वो तो है ही नहीं। इसलिए हमें इन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि भावनात्मक पक्ष पर, सांस्कृतिक पक्ष पर, भागीदारी वाले पक्ष पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये बेसिकली इन मान्यताओं के आधार पर काम कर रहे हैं। अब दो वास्तव में नव मार्क्सवादी विद्वान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आलोचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही चर्चा की है। अब हमें दो के बारे में पढ़ना है और अपने क्वेश्चन को ढंग से करना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आलोचनात्मक सिद्धांत से जुड़े दो प्रमुख नव मार्क्सवादी हैं।
पहला है रॉबर्ट डब्ल्यू कोक्स, रॉबर्ट डब्ल्यू कोक्स, रॉबर्ट डब्ल्यू कोक्स। ये ध्यान में रखना है, ये मूलतः कनाडियन थे और इनका जीवन काल 1926 से 218। मूलतः क्या थे? कनाडियन। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहला तो ये, दूसरा भी नाम आपको मैं बता देता हूं, आप इसमें टेंशन ना लें, पहले दोनों का नाम ही सुन लेंगे तो भी आपकी प्रगति तो होगी, है ना। दूसरा है एंड्रयू लिंकलेटर, एंड्रयू लिंकलेटर, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एंड्रयू लिंकलेटर। अब इनका भी जीवन काल है, वो भी ध्यान रख लिए, 1949 से 2023 तक है। ये दो मैन विद्वान हैं, ये दोनों विद्वान के बारे में आपको जानना है। ये मूलतः कनाडियन हैं और ये मूलतः ब्रिटिश हैं, और इन्होंने जो कहा है ना, वो वास्तव में अद्भुत विचार है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नई दिशा देने वाले विचार हैं। इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति का निर्धारण आज जो हो रहा है ना, वो भौतिकता के आधार पर हो रहा है, राज्य पर केंद्रित है, और वास्तव में कुछ भी जो है कि सिद्धांत जो बनाया जाता है वो वास्तव में राज्यों के अनुरूप बनाया जाता है, विकसित राष्ट्र जैसा कहते हैं। तो जब उनको शक्ति की जरूरत पड़ी तो यथार्थवादी सिद्धांत दे दिया, जब उन्हें पैसे की जरूरत पड़ी तो उदारवादी सिद्धांत दे दिया, जब दोनों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने नव यथार्थवादी दे दिया। इस तरीके से कहते हैं कोई भी यह सिद्धांत बन रहा है ना कि वो किसी के लिए बन रहा है। क्या बन रहा है? किसी के लिए बन रहा है और किसी उद्देश्य से बन रहा है। कहते हैं थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पज, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन। जो सिद्धांत बन रहा है वो किसी के लिए बन रहा है और किसी उद्देश्य से बन रहा है, और हमें पागल बनाया जा रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा। और मार्क्सवादी भी क्या कर रहे हैं, जो मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्क्सवादी भी हैं बहुत सारे, जैसे पाल्सवीजी है, डा संटोस है, मेरिनो है, ये भी क्या करते हैं, ये भी वही काम करते हैं, केंद्र परिधि मॉडल दे देते हैं, कहते हैं वो भी राज्य को बनाए रखने की बात करते हैं, समानता ला दो लेकिन राज्य बना रहना चाहिए। अरे कुछ संरचनात्मक बदलाव लाओ ना, राज्य से ऊपर उठकर बात सोचो ना, तब तो कुछ होगा। कुछ सामाजिक सांस्कृतिक बात भी करो ना, सिर्फ आर्थिक ही बात करनी है आपको। तो कहते हैं ये जो है ना, ये इससे परे हटते हैं, एक तो आर्थिक मुद्दे से परे हटकर सोचते हैं, दूसरा राज्य से भी थोड़ा हटकर सोचने की कोशिश करते हैं। ये इनकी नई बात है, तो ये नई बात आपको समझ आनी चाहिए। तो कहते हैं सुधार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुधार। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में यूज नहीं करना चाहिए, हमें कुछ नया संरचनात्मक परिवर्तन करना होगा। आज जो शक्ति पर आधारित संरचना है ना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, इसको ही चेंज करो, इसको सहयोग पर आधारित बनाओ। अब वो शक्ति का प्रयोग वो कैसे भी कर लेते हैं, और वो जरूरी नहीं है कि पैसे के माध्यम से करे। तो कहते हैं कि कहीं ना कहीं आज शक्ति का प्रयोग भी सहमति के माध्यम से होता है, उसमें भी क्या है, मनी। ये आपको ध्यान रखना है। ये दो थिंकर हैं, तो इन दोनों के बारे में आपको डिटेल से समझना है। पहले मैं लेता हूं रॉबर्ट डब्ल्यू कोकस के बारे में, तो देखते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू कोकस क्या कहते हैं। रॉबर्ट डब्ल्यू कोकस यह मूलतः कनाडियन थे, क्या थे? कनाडियन थे। का जीवन काल 1926 से 218 था, 2018 था, क्या था? 1926 से 2018। इन्होंने आलोचनात्मक सिद्धांत
से संबंधित निम्न पुस्तकों की रचना। अब पुस्तक तो आपको ध्यान रखना ही हो। अब ये किताबें भी आपको ध्यान रखनी है कि किताबें कौन कौन सी हैं। ये किताबें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला सोशल फोर्सेज स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर, पहली बुक। सोशल फोर्सेज स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर, वर्ल्ड ऑर्डर। आगे देखे बियॉन्ड आईआर थ्योरी ऑर्डर्स, बियॉन्ड इंटरनेशनल, 1981 में लिखी थी इन्होंने। मैं दोबारा बोल देता हूं, आपको थोड़ा सा याद करना होगा साथियों। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी, और जो नेट का दे रहे हैं वो भी, और जो स्कूल लेक्चर का दे रहे हैं वो भी, ध्यान रखना है इसको। किताब को थोड़ा सा हो सकता है फैक्चुअल हो, लेकिन साथियों जो एग्जाम का नजरिया है ना, उसमें मजबूर हूं, मैं तो नहीं बताता। लेकिन अब एग्जाम में आ गया, आप कहेंगे सर आपने तो बताया नहीं था। क्वेश्चन आ गया, सोशल फोर्सेज स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल थ्योरी, ये किताब है 1981 की। फिर इन्होंने लिखी थी प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, सेकंड किताब है प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर, प्रोडक्शन पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। कहते हैं किस तरीके से प्रोडक्शन को, उत्पादन को शक्ति का पूरा आधार बनाया गया, वो बताना चाह रहे हैं इस किताब में। ये 87 की है। फिर एक तीसरी किताब है अप्रोचेस टू द वर्ल्ड ऑर्डर, ये 97 की किताब है। ये किताबें हैं इनकी महत्वपूर्ण, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आगे कॉन्सेप्ट है, अब रटने की जरूरत नहीं है, अब मैं आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, अब टिपिकल नहीं। इन्होंने क्या क्या विचार दिए। अब है रॉबर्ट डब्ल्यू कोकस के विचार। अब वो विचार आपको ध्यान रखने हैं, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। अब पहला विचार क्या है, ये पहले ध्यान रखना, क्या है, एंटोनियो ग्राम्स्की से प्रभावित होकर नव प्राधान्य की अवधारणा देते हैं। और कहते हैं कि साम्राज्यवाद सहमति पर आधारित है। वास्तव में जो साथियों आज हो रहा है ना, वो सुन लेना, अब आप ही देख लेना, कितनी अच्छी बात कही है। इसको अपने जहन पर समझने की कोशिश करना। क्या कह रहे हैं न्यू हेजेमनी में, क्या कहते हैं, क्या है न्यू हेजेमनी। न्यू हेजेमनी में कहा जाता है कि आज विकसित देश विकासशील देशों पर अपनी संस्कृति थोप रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी पूरी व्यवस्था को अपने नियंत्रण में कर रहे हैं। यानी कि वो शासन कर रहे हैं तो न्यू हेजेमनी के माध्यम से कर रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक श्रेष्ठता बताकर कर रहे हैं, कि मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। तो मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं तो सहमति दे रहे हैं ना, वो तो ऐड देते हैं खाली बस टीवी में, ये साबुन लगाने से आदमी गोरा हो जाएगा,
और वास्तव में थम्स अप पीने से आदमी जहाज को तोड़ देगा, और अगर ड्यू पी ले तो पहाड़ से कूद जाएगा, तो कुछ नहीं होगा उसको। आप ड्यू पी लेते, खरीदने लगते हैं। अरे भाई, सोचने वाली बात है, दिमाग आपके अंदर नहीं है क्या? सहमति क्यों देते हैं आप? आपने कंसेंट दिया। तो कहता है ये साम्राज्यवाद जो चल रहा है ना, सहमति पर ही आधारित है। इस पर चल रहा है, सहमति पर। तो वास्तव में सहमति कहां से लाते हैं? वो कहते हैं नव प्राधान्य से लाते हैं। कि नव प्राधान्य किसका अंश है? ये सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष है। ये कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उत्पादन को, भौतिकता को प्रभावित करता है तो सांस्कृतिक पक्ष, अधिरचना का पक्ष। लेकिन उत्पादन को, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो आपकी संस्कृति जब क्या है, अमेरिकन बन जाएगी, पश्चिम पर आधारित बन जाएगी, तो आपकी बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं वैसी बन जाएंगी और आपका शोषण जारी रहेगा। फिर आगे क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनना। अगला, पहला तो ये बात ध्यान रखना, इन्होंने नव प्राधान्य की अवधारणा दी। नव प्राधान्य क्या है, ये ध्यान रखना। नव प्राधान्य के अनुसार विकसित राष्ट्र अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का विस्तार मीडिया तंत्र के माध्यम से पूरे विश्व में कर। तो भाई सब लोग ऐसे बन रहे हैं, फिर सहमति दे रहे हैं उनकी नीतियों को, आर्थिक नीतियों को भी सहमति दे रहे हैं। आगे क्या कहते हैं वो ध्यान रखना। फिर आगे कहते हैं कि सबसे बड़ा दिक्कत जो है ना, कि अधिरचना जो है वो ज्ञान से उत्पन्न होती है। किससे होती है? ज्ञान से। ये जो ज्ञान है ना, ये मीडिया वाला ज्ञान, यही कहीं ना कहीं नव प्राधान्य पैदा करता है। क्या करता है? प्राधान्य। और यही नव प्राधान्य क्या करता है? सिद्धांत बनाता है। क्या बनाता है? सिद्धांत। कहता है कि वास्तव में इसी नव प्राधान्य से वो क्या बनाते हैं? सिद्धांत बनाते। प्राधान्य, ज्ञान व नव प्राधान्य के माध्यम से सिद्धांतों का फैलाव करते हैं। और यह सिद्धांत इन्हीं शक्तिशाली राष्ट्रों के अनुरूप होते हैं। जैसे जब इनको सैनिक शक्ति की जरूरत थी तो यथार्थवादी दे दिया, और जब वास्तव में इन्होंने आर्थिक शक्ति की जरूरत थी तो उदारवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया। जैसे जब शक्तिशाली राष्ट्रों को सैनिक शक्ति की आवश्यकता थी, तो यथार्थवादी सिद्धांत दिया। और जब आर्थिक शक्ति की जरूरत थी
तो उदारवादी सिद्धांत को बढ़ावा दिया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये यथार्थवादी सिद्धांत और ये उदारवादी सिद्धांत ये विकसित देशों के मात्र उपकरण हैं। ये संरचनात्मक बदलाव नहीं चाहते। ये क्या करते हैं, वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखते हैं, उसकी जो कमियां आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में ये तो उसी ढांचे का भाग हैं। ये कहना क्या चाह रहे हैं रॉबर्ट कोकस, यथार्थवादी, नव यथार्थवादी, उदारवादी सिद्धांत वर्तमान शक्ति संरचना को बनाए रखते हैं। क्योंकि ये तो विकसित देशों का ही समर्थन करते हैं, यथास्थितिवादी हैं। कैसे हैं, यथास्थितिवादी हैं, परिवर्तन की बात नहीं करते। यह अंतरराष्ट्रीय संरचना में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं करते। केवल सुधार तक सीमित रहना, तक सीमित रहना चाहते हैं, सुधार तक सीमित रहना चाहते हैं बस। ये परिवर्तन नहीं चाहते कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय संरचना मानवता पर आधारित रह जाए, मानव केंद्रित हो जाए, ऐसा कुछ बात नहीं करेंगे। ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड अपनाते हैं, है ना। ये जो है ना सिद्धांत, फोकस के अनुसार यथार्थवाद, उदारवाद, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पर बल देते। तो इन्होंने कोई नई बात नहीं करनी, संरचना बदलाव नहीं करना, राज्य को कुछ नहीं कहना, राज्य को बनाए रखना है। वही शक्ति, शक्ति की बात करनी है कि भाई राज्य है तो शक्ति है, मानव दुर्गुणी प्राणी है या सद्गुणी प्राणी है, लेकिन राज्य बना रहेगा। जब सद्गुणी होगा तो आर्थिक शक्ति पर ध्यान देगा, दुर्गुणी होगा तो सैनिक शक्ति पर देगा। बस ये कर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि मानव भावुक प्राणी है, बंधुता चाहता है, प्रेम चाहता है, सहयोग चाहता है, विश्वास चाहता है, मानव से मानव जुड़ना चाहता है, सामाजिक प्राणी है भाई। वो तो बदलाव ही नहीं करते। मानव का शोषण किसी भी रूप में वो गलत है, वो तो बात ही नहीं कर रही। ये बात रॉबर्ट कोकस कहते हैं ये तो बात किसकी करते हैं, या तो बिलियर्ड मॉडल की कर लेते हैं। ये बिलियर्ड मॉडल हो गया, राज्य है स्वतंत्र इकाई, शक्ति संघर्ष, और यहाँ पर अंतर्निर्भरता बता दिया तो भी राज्य है। यहाँ पर बस आर्थिक प्रतियोगिता हो गई। क्या हो गया, आर्थिक सहयोग। तो सहयोग भी कौन सा है, आर्थिक भौतिकवादी सहयोग। अरे भाई, सामाजिक सांस्कृतिक आपसी भावनात्मक सहयोग कहाँ गया, वो तो है नहीं। राज्य को बनाए रखना जरूरी है कि राज्य के बंधन में ही बंधे रहेंगे। कुल मिला के वो तो शक्तिशाली राज्यों ने क्या किया, जब उन्हें सैनिक शक्ति की जरूरत थी तो बिलियर्ड मॉडल की बात कर दी, और जब उन्हें आर्थिक सहयोग शक्ति की जरूरत थी तो उन्होंने कोबमे मॉडल की बात कर दी, और उसी को रूप बन गए उदारवादी सिद्धांत। जब सैनिक शक्ति की तो बिलियर्ड मॉडल बता दिया, और बिलियर्ड मॉडल का मतलब क्या है, यथार्थवादी सिद्धांत। और जब उन्हें जरूरत किसकी थी, आर्थिक शक्ति की जरूरत पड़ी, तो वास्तव में उन्होंने क्या दे दिया, कोबे मॉडल दे दिया, उदारवादी सिद्धांत दे दिया। तो भाई इसलिए तो कहता है वो
कि थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पज, इसलिए कहते हैं फोकस कहते हैं, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, थ्योरी इज ऑलवेज फॉर समवन एंड सम पर्पज, कि कोई भी सिद्धांत बनता है ना किसी के लिए बन रहा है या किसी उद्देश्य के लिए बन रहा है। सिद्धांत हमेशा किसी के लिए या विशेष उद्देश्य के लिए बन, ये बात ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं है। ये कहीं ना कहीं हितों की पूर्ति के साधन ही है, इसमें कहीं ना कहीं मानव की मुक्ति की बात नहीं है। जब तक मानव मुक्त नहीं होगा, वास्तव में आज आर्थिक शोषण ही नहीं है, सैनिक शोषण ही नहीं है, युद्ध से ही मानव का शोषण नहीं हो रहा, केवल उससे सामाजिक शोषण भी हो रहा है, सांस्कृतिक शोषण भी हो रहा है। तो हमें तो सभी प्रकार के शोषण से मुक्ति चाहिए, सहयोग पर आधारित वातावरण चाहिए। तो रॉबर्ट कोकस कहते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मानव केंद्रित बनाना होगा। में मानव मुक्ति, मानव सहयोग, विश्वास, पर बल देना होगा। तो जब तक हम ऐसा समाज नहीं निर्माण करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है साथियों। तो आज जो ये सिद्धांत दिए हैं, बताया कि राज्य राज्य कर दिया, और राज्य में भी कौन सा, कुछ राज्य वो दूसरे राज्यों के माध्यम से शोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आ रही हैं। आज एक छोटा सा समुदाय है, कोई जनजातीय समुदाय है या जिला है, देखो आज वैश्वीकरण के युग में किस संस्कृति सुरक्षित बनी। हम पहले गांव में रहते थे, सुख चैन से रहते थे, और इस एसी से भी ठंडी हवा आती थी, जब खेत में पानी लगा होता था, झोपड़ी बनी होती थी, कितना आनंद आता था। और आज सिंपल इस शहर में आके लिया क्या है, सिवाय शारीरिक मानसिक हानि के क्या लिया है। आज हमें जो नौकरी का रास्ता बताया जा रहा है, क्या वो सही है? पहले क्या गलत था जीवन? आज विकास का पैमाना सिर्फ पैसा बताया जा रहा है, ये क्या सही पैमाना है? ये हमारा माइंड वॉश कर चुके हैं लोग। आज इतनी अनैतिकता आ गई है कि यूट्यूब पे भी देखने के लिए कपड़े उतारेंगे तो लोग देखेंगे, फालतू की बात करेंगे उनको देखेंगे, कि रसगुल्ले की सब्जी खाइए तो देखने लग जाते हैं लोग। लेकिन जो बताएगा आपको पढ़ाने के लिए उसको देखेंगे नहीं। मैंने कल लद्दाख पर वीडियो बनाई थी, शायद 500 व्यू भी नहीं आए, लेकिन मैं रसगुल्ले पे वीडियो बना देता ना तो 5000 व्यू आ जाते। ये हालत है हमारे समाज की। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? ये समाज को सुधरने पर ध्यान देना होगा, पूरी मानव जाति पे, मानव पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आज मानव विभिन्न प्रकार के शोषणों शिकार हो रहा है, सामाजिक, सांस्कृतिक, विभिन्न प्रकार की। हमारी संस्कृति भी हमारी नहीं बची। विल किमलिका कहते तो हैं कि संस्कृति व्यक्ति की शक्ति का स्रोत होती है। अगर किसी व्यक्ति को नष्ट करना है, उसे समाज और उसकी संस्कृति से अलग कर दो, अपने आप मर जाएगा। आज इतना भौतिकवाद फैल गया है कि वास्तव में देखा जाए तो कोई इंसान अपने घर का, बाहर का विश्वास ही नहीं के प्रति, वो बना रहना चाहिए ना। मेन बात रॉबर्ट कोकस यही कहते हैं, वो कहते हैं सुधार करें, उससे बेटर कुछ नहीं हो। वो कहते हैं कि आलोचनात्मक सिद्धांत क्या चाहता है, आधारभूत परिवर्तन चाहता है, और वो शोषण से मुक्त कर वैश्विक समाज की स्थापना करना चाहता है, मानव मुक्ति की बात करता है, मानव केंद्रित समाज बनाना चाहता है। ये बेसिकली रॉबर्ट कोकस कहते हैं। तो दूसरे भी मैं आपको बताता हूँ, जो लिंकलेटर है, एंड्रयू लिंकलेटर, उनके बारे में बता देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा। लेकिन साथियों, तो देखना आज पूरे विश्व स्तर पर किस तरीके से विचारक काम कर रहे हैं। मेन मुद्दा ये है
एंड्रयू लिंकलेटर। लिंकलेटर बहुत अच्छा नाम है, एंड्रयू लिंकलेटर। तो ये इनका जीवन काल ब्रिटिश थे, 1949 से 2013 तक था, 23 तक सॉरी, और ये ब्रिटिश थे मूल। ये यूर्जेन हेबस मार्क से प्रभावित थे। यूर्जेन हेबरमास नव मार्क्सवादी से प्रभावित थे। आपको ध्यान होगा हेबरमास ने कुछ अवधारणाएं दी थी, सार्वजनिक क्षेत्र, विमर्शी लोकतंत्र, डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ये आपने पढ़ा भी है और मैंने तब भी बताया था आपको। वो कहता है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसको कहता है? समाज को, सिंपल नागरिक समाज को, जो हमारा मानव समाज है, सिंपल समाज है, उसको नागरिक समाज कहते हैं। कहते हैं आज नागरिक समाज पर ना भौतिकवादी सत्ता चल रही है, अधिकारी तंत्र के नियम चल रहे हैं, अधिकारी तंत्र चाहे समाज को जहां मर्जी हो, इसमें मानव केंद्रित सत्ता नहीं है। मानव तो नैतिक प्राणी है, जब नैतिकता पर आधारित मानव अपने हृदय से काम करेगा तब तो। अब आप मुझे, मेरा दिल करे मैं पढ़ाऊं, एक आप कहे नहीं सर आप कोर्स कर, आपको यही मालूम नहीं है कोर्स कैसे होता है। भाई ये मेरा मन करेगा तो मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ना, नहीं तो 2 अक्षर पढ़ा के कहूंगा हो गया, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन हमें भावनाएं कैसे समझेंगे नहीं, क्योंकि आज जब तक हम इसको समझेंगे नहीं मानव केंद्रित, कि वास्तव में मैं भी नैतिकता से काम करूं, आप भी नैतिकता से काम करें, आप भी नैतिकता से पढ़े, यानी माँ बाप के डर से पढ़े या एग्जाम के नौकरी के डर के कारण पढ़े। आप इसलिए पढ़ें कि आपको ज्ञानवर्धक बनना है, कि समाज में लोगों को ज्ञान देना है, इसलिए पढ़े, पैसों की तनख्वाह के लिए ना पढ़े। ऐसे मैं भी अपने दिल से पढ़ाऊं, मेरे बच्चों का कोर्स बाकी है कि मैं करूं, ये नहीं आपके फोर्स करने से मैं पढ़ाऊं तो फिर नहीं अच्छे से पढ़ाऊंगा। इसलिए फोर्स तो किसी को करना ही गलत है। यही नागरिक समाज है, कहता है मानव केंद्रित समाज होना चाहिए। विमर्शी लोकतंत्र में क्या कहता है? सहभागिता और सहयोग, कि समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें शासन, जिसमें जनता की सहभागिता हो और जनता में सहयोग हो, ऐसा समाज बनाएंगे, शासन बनाएंगे, तब कहीं ना कहीं समाज का विकास होगा। इसी हेबरमास से प्रभावित होकर वास्तव में एंड्रू जो लिंकलेटर हैं वो अपने विचार देते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखते हैं। पहले मैं इनकी पुस्तकें बता देता हूं। एंड्रू लिंकलेटर की प्रमुख पुस्तकें हैं। अब ये ध्यान रखना है साथियों, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, थोड़ा सा तथ्यात्मक है, लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न रहा है ना वो थोड़ा तथ्यात्मक रहा है। पहला है बियॉन्ड रिलीजम एंड मार्क्सिज्म। पेन बदल देता हूं। पहली किताब है बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म। क्लियर है? बियॉन्ड रियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, क्रिटिकल थ्योरी इन आईआर एंड आईआर, क्रिटिकल थ्योरी, चल जा भाई, एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, इस पे ध्यान रखना। ये किताब 90 की है। अब दूसरी किताब इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये शायद 98 की है
पॉलिटिकल कम्युनिटी 98 की है, ये भी ध्यान रखना है। एक किताब और है, क्रिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो भी मैं लिख देता हूँ, उसके आगे बड़ा सारा नाम है, मैं वो नहीं लिख रहा। क्रिटिकल थ्योरी एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, है ना। आगे भी नाम है, सिटीजनशिप, सोवर्निटी एंड ह्यूमनिटी, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, सिटीजनशिप, सोवर्निटी एंड ह्यूमनिटी, ये लो, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, हिंदी लिख दिया तो। ये किताब जो है 2007 की है। अब इन्होंने क्या कहा वो ध्यान से, ये हेबरमास से प्रभावित थे और हेबरमास से प्रभावित होकर क्या कहते हैं, समाज वह होता है समाज में सहभागिता, सहयोग और वह विश्वास पर बल देते। तो कहते हैं मानव मानव के बीच में कब आएगा, जब कहता है राज्य की सीमाएं टूटे। तो कहता है हमें राज्य के बंधन को समाप्त कर मानव मुक्त वैश्विक समाज का निर्माण करना हो। इसमें सहभागिता, सहयोग और विश्वास हो। कुल मिला के कहता है राज्य बाधा कर रहा है, हमें राज्य आधारित संरचना से आगे खड़ा होना होगा, तभी कहीं ना कहीं मानव को सभी बंधनों से मुक्ति मिलेगी और मानव प्रगति कर पाएगा। ऐसा बेसिकली ये कहते हैं और ये बात अच्छी करते हैं। उदाहरण देते हैं यूरोपीय संघ का, कहते हैं आज यूरोपीय संघ की जो नीतियां हैं ना, वो राज्य की शक्ति को कम कर रही हैं। राज्य की शक्ति को कम कर रही है, तो ऐसी नीतियां अपनाएं, धीरे धीरे बंधनों को कम करे राज्य के, तो मानव मानव के बीच में सहयोग भी बढ़ेगा। तो ये आलोचनात्मक सिद्धांत देते हैं, यानी कि ये जो है सभी की आलोचना करते हैं, यथार्थवाद, उदारवाद और सिंपल मार्क्सवाद की भी कर देते हैं, केंद्र परिधि मॉडल की भी। तो इनका साफ कहना है कि हमें राज्य केंद्रीय समाज नहीं बनाना है, हमें मानव केंद्रीय समाज बनाना है। मानव के भौतिक पक्ष पर ज़्यादा कम ध्यान देना है, या उस पर ध्यान ना देकर मनुष्य के भावनात्मक पक्ष पर ध्यान देना है। यही है क्रिटिकल थ्योरी। इसलिए इसको जोड़ते हैं हम उत्तर प्रत्यक्षवाद से। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आलोचनात्मक सिद्धांत उत्तर प्रत्यक्षवाद से, यानी कि प्रत्यक्षवाद क्या है, व्यवहारवाद के बाद वाला, यानी कि परंपराओं पर। तो ये आपको पता भी है, मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन पता नहीं आप लोग भूल जाते हैं और फिर परेशान होते घूमते हैं। और एक बात और बता देता हूँ, आपको नव मार्क्सवादी विचारक देखने हैं, थिंकर में रखे हैं, दो रूपों में रखे हैं। एक तरफ तो सिंपल नव मार्क्सवाद लिखा हुआ है, नव मार्क्सवादी विचारक, और दूसरी तरफ मार्क्सवाद के नए रूप में भी। तो आप ये दो वीडियो देखना, उनके पीपीटी देखना, आपको कई चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो नव मार्क्सवादी विचारक भी देख सकते हैं, वो वीडियो भी होगी, एक मार्क्सवाद के नए रूप की भी होगी, दोनों में नव मार्क्सवादी आपको मिलेंगे।
आप डिटेल में पढ़ के रखना उसको, तो अच्छे से समझ आएगा। भाई मैं तो धीरे धीरे सब पर ही चक्कर काटूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से, जिनका आप सोचते हैं कि भाई अभी एग्जाम है, बहुत जल्दी है, अब नेट वाले तो कह रहे हैं सिलेबस ही बदलेंगे, अब सिलेबस बदलेंगे तो एग्जाम भी लेट होगा, अब स्कूल लेक्चर की अभी डेट आई नहीं है। हाँ, कॉलेज लेक्चर का निकट भविष्य में एग्जाम हो सकता है। उस हिसाब से जो बच्चे कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, वो टॉपिक भी एक कॉलेज लेक्चर का है, तो वो उसको अच्छे से पढ़ें, देखें। और बाकी नेट वालों के लिए भी टॉपिक एडवांस में आ सकता है, और साथ में स्कूल लेक्चर वालों के लिए भी, सभी पढ़ के रखें। तो वास्तव में ज्ञान कोई भी महत्वपूर्ण है, सारे प्रकार का ज्ञान। के साथ मेरे दोस्तों, विदाई चाहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।